वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास 59 नंबर क्लास में आज हम चर्चा करेंगे। बेहतरीन 50 क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं जो हर रोज आपको 9 बजे की क्लास में मिलता है। हालांकि एक दो दिन आपको क्लास नहीं मिली थी, उसकी वजह थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का वीडियो दे दिया गया था। तो लेकिन आगे से हम कॉलेज लेक्चरर और एसआई के लिए जो टॉपिक होगा उसका अलग से वीडियो अलग से टाइम रखेंगे। अब 9 बजे की क्लास आपको कंटिन्यूज मिलती रहेगी। तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थान जीके से संदर्भित हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास जो रोज 9 बजे आपको मिलती है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक विकर्ण की लंबाई कितनी है? ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, 50 के 50 मिक्स क्वेश्चन है। टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, आज ध्यान रखना। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 826, 869, 850, 783। ये चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका उत्तर बता देता हूं मैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। अब पूरा देखिए है क्या, कहानी क्या है। भौतिक प्रदेश सामान्य जानकारी में जब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो देखिए ये हमारा प्यारा राजस्थान और राजस्थान का ये हिस्सा है उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिण पूर्व, ये है उत्तर पूर्व और ये है दक्षिण पश्चिम। एक तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं या जिन्हें अभी तक नक्शे का ज्ञान नहीं है, पूरे नक्शे का ज्ञान होना चाहिए, सारी दिशा पता होना चाहिए। जैसे ये यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में श्री गंगानगर, पूर्व में धौलपुर और दक्षिण में बांसवाड़ा। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान से सीमा लगती है, यहाँ पंजाब से सीमा लगती है। इसके अलावा जितनी भी सीमा लगती है पंजाब, इसके अलावा यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ पे लगती है गुजरात की और इधर पाकिस्तान लगती है। इसकी सीमा आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात क्या कर रहे थे, मुख्य बिंदु पर बात करें तो ये देखिए उत्तर पश्चिम से कितना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये कौन सा आ गया, दक्षिण पूर्व। ये जो विकर्ण की लंबाई है ये 850 किलोमीटर है, इसको याद रखना। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अगर आपसे पूछे तो इसकी है 784 किलोमीटर। कितनी? 784 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछने लगे। इसके अलावा आपसे उत्तर से दक्षिण की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 किलोमीटर। याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जिले की सीमा जालोर से नहीं लगती है? निम्न में से कौन से जिले की सीमा जालोर से नहीं लगती है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही। अब अगर आपको नक्शे का ज्ञान है ना तो आप सही कर सकते हो। और बड़ी बात, कितना जीके रटते जाओ, रीके रटते, और अगर आपने पहला टॉपिक राजस्थान की सामान्य जानकारी नहीं पढ़ी ना तो आपका जीके व्यर्थ है। क्योंकि अगर 4-5 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के आगे तो आप फेल हो, आप कंपटीशन से बाहर हो। तो मैं यही आशा करूंगा जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं या पुराने हैं जिनको अब तक राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में पता नहीं है, 33 जिले, 10 नगर निगम, 7 संभाग, नदियों, भौतिक प्रदेश, इन सब के बारे में पता नहीं है, कृपया करके जितने भी विद्यार्थी है गौर से मेरी बात सुने और बढ़िया तरीके से नक्शा लाके उन चीजों को पढ़े। क्योंकि आपको पता है एक वृक्ष होता है, अगर वृक्ष की जड़ें मजबूत नहीं होती है तो तूफान आने से वो पेड़ उखड़ जाता है। वही कंडीशन है, तूफान से भी बेहतर आपको पता है कंपटीशन है एग्जाम का। तो जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक आप राजस्थान जीके कवर नहीं कर सकते। ये राजस्थान जीके की खासियत है और ये मानो राजस्थान जीके की शर्त है। राजस्थान जीके ये शर्त रखता है कि अगर मेरा सामान्य जानकारी आपको पता नहीं है, मेरी भौगोलिक स्थिति आपको पता नहीं है, आपको मैं कभी याद नहीं होने दूंगा, कभी भी याद नहीं होने दूंगा। ये बात राजस्थान जीके की है। वैसे याद नहीं रहता तो याद रखना है आपको, पहला टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब देखो, जालोर से सीमा बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की पाली की सिरोही, बहुत ही नजदीकी मामला, जोधपुर की सीमा नहीं लगती। आप अगर गौर से देखोगे नक्शे को, गौर से देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह नक्शा साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये कौन सा जिला है, जालोर जिला है। कौन सा? ये जालोर जिला है, इससे बाड़मेर लग रहा है। इधर कौन सा ये देखिए, इधर पाली लग रहा है और इधर ये सिरोही लग रहा है। अब देखिए बिंदु एकदम पास में टकरा रहा है लेकिन इसकी सीमा नहीं बना रहा। ये देखिए यहां जाके बंद हो जाता है, इधर बाड़मेर और पाली की सीमा आ जाती है, टकराती है जोधपुर की सीमा। इतना बारीक क्वेश्चन है, इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती?
निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है? जब आप यहां से इस प्रकार पढ़ते जाओगे देखोगे तो ये कंडीशन आती है। राजस्थान कि मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं। देखो राजगढ़, आगरमालवा और शिवपुरी तीनों तो लगते हैं, लेकिन दाहोद नहीं लगता। दाहोद किससे लगता है? दाहोद गुजरात से लगता है। गुजरात का जिला है जो किससे लगता है? राजस्थान से लगता है। फिर इमेज आपको दिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये देखिए। यहाँ लगता है दाहोद, गुजरात का है दाहोद, यहाँ लगता है, तो ये मध्य प्रदेश का नहीं है। अगर यही पता लग गया तो ही, हालांकि मैंने सामान्य जानकारी में आपको खूब सारे ये बताए हैं कि मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन से हैं जो राजस्थान से लगते हैं। एक सूत्र है झारमनी, देखो ये सूत्र एक बार याद हो गया गलत नहीं होगा। झारमनी, आरागू, शीसमू, आरागू, शीसमू। अब फटाफट मैं बता देता हूं। झार से झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, इसके अलावा जो राजगढ़ है, गुना, शिवपुर, श्योपुर, मुरैना, ये 10 जिले लगते हैं। अगला, शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन मुनाबाव किस जिले में है? शराब बिक्री करने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन मुनाबाव किस जिले में? बहुत चर्चित और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक गैस के भंडार कहां प्राप्त हुए? आज 50 के 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, सारे टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार कहां प्राप्त हुए? गोटारू, रामगढ़, डिडवाना, पंचभद्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जबरदस्त सीरीज है। और जल्द ही सोच लेना, पीएसटीसी और पीटेट के लिए जल्द ही राजस्थान जीके की सीरीज शुरू होने जा रही है, तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, अध्ययनरत रहिए, खूब पढ़िए और एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी का, खाइए पिए अच्छे सोइए। तो राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार गोटारू जैसलमेर में प्राप्त हुए थे। कहां पे? जैसलमेर में। और रामगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पे है? रामगढ़ जैसलमेर में। डिडवाना किस लिए प्रसिद्ध है? नागौर में झील है डिडवाना, खारे पानी की झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है, बल्कि किसके काम आता है? चमड़ा व रंगाई उद्योग में काम आता है। और पंचभद्रा झील ये बाड़मेर के अंदर है, इसकी खास इसका नमक खाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगला, राज्य का प्रथम सहकारी बैंक टीक भरतपुर में कब स्थापित हुआ? ये तो क्वेश्चन ये बन गया, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक, राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक टीग भरतपुर में कब स्थापित हुआ? 1904, 1908, 1916, 1936। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1904 के अंदर स्थापित हुआ था। और डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। कौन सी नगरी? जल महलों की नगरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि का मतलब पिछले 10 सालों में 2001 से लेकर 2011 तक सबसे ज्यादा किस जिले की जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है बाड़मेर में 32.5% के आसपास, बाड़मेर में। उसके बाद में जैसलमेर में हुई है, उसके बाद में जोधपुर में हुई है। और सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी है वो गंगानगर में सिर्फ 10% बढ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जनगणना से पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहां तक हमारी सीरीज है, हमारे सवाल आपके जवाब की ये सीरीज, इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे निश्चित तौर पे, बड़ा विश्वास करके। अब और सुबह 7 बजे जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, अगर कंटिन्यू जिन विद्यार्थियों ने ये लगातार क्लास थे, लगातार अटेंड किए और लगातार करते रहेंगे, मान के चलो अगले पीएसटीसी, पीटेट, रीट, आरएस, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, एसआई, कोई भी एग्जाम देखना, आपको हूबहू क्वेश्चन नहीं मिले, क्योंकि इसमें आपको संग्रह मिलता है हुए क्वेश्चनों का आने का। किस अकादमी द्वारा वार्षिक पत्रिका रिहाण का प्रकाशन किया जाता है? किस अकादमी के द्वारा वार्षिक पत्रिका का मतलब वर्ष में एक ही बार एक ही निकलती है, जैसे अपने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे आती है। तो रिहाण नामक एक पत्रिका है जो, ध्यान रखना, वार्षिक है, प्रकाशन किया जाता है। उर्दू अकादमी, ब्रज अकादमी, सिंधी अकादमी या संस्कृत अकादमी, किसके द्वारा की जाती है? तो रिहाण रिहाण किसके द्वारा जारी की जाती है? याद रखना, राजस्थान सिंधी अकादमी, जिसकी स्थापना 1979 में, लगभग जितनी भी ब्रज अकादमी आई है, उर्दू, ब्रज, सिंधी, संस्कृत, हिंदी, इन सब का मुख्यालय जयपुर में है। तो राजस्थान सिंधी अकादमी जिसकी स्थापना 1979 में होती है, ये वार्षिक पत्रिका निकालती है अपनी, रिहाण। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, राजस्थान ब्रज अकादमी है जो एक त्रैमासिक निकालती है शतदल नाम से, त्रैमासिक पत्रिका निकालती है, किस नाम से? शतदल। ये पेपर में पूछे जाते हैं, त्रैमासिक, वार्षिक, द्विवार्षिक, ठीक है।
तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके अलावा उर्दू अकादमी की बात करें तो 1979 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी, और संस्कृत अकादमी इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, और माघ पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। संस्कृत के क्षेत्र में महाकवि माघ जानते हो आप, जिनको राजस्थान का क्या कहते हैं, वाल्मीकि कहा जाता है, माघ पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, जैसे जागती ज्योत अपने बीकानेर का जो संग्रहालय उसके द्वारा अकादमी के द्वारा दी जाती है, एक मधुमती उदयपुर की जो संस्था है उसके द्वारा दी जाती है। तो ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, अलवर को कहा जाता है। प्रवेश द्वार तो है भरतपुर, पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। अच्छा, अलवर को सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, और करौली को कहते हैं डांग की रानी, डांग की रानी कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला, राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसे कहते हैं, नाम सुना होगा ना, विश्वनाथन आनंद। राजस्थान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी है, शतरंज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और आपको पता है नॉर्वे के खिलाड़ी है, उन दोनों के बीच कंपटीशन रहता है। लेकिन उपाधि दे दी राजस्थान का विश्वनाथन आनंद किसको कहते हैं, अभिजीत गुप्ता को कहते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से ये संबंध रखते हैं। लिम्बाराम को जानते हो, राजस्थान के तीरंदाज थे पहले, जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास के पिता, और घोड़े वाले बाबा देवेंद्र झाझड़िया को तो शायद ही कोई भूलेगा। राजीव गांधी रत्न पुरस्कार मिल चुका है, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, निशानेबाज है, पैरा जवेलियन थ्रो, भाला फेंक है, F46 में खेलते हैं, और ओलंपिक में कोटा हासिल कर सकते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के खिलाड़ी हैं, बहुत ही खास छवि के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी। किस जिले का प्राचीन नाम नंदगांव था, किस जिले का प्राचीन गांव नंदगांव। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में साथ साथ में जवाब दिया करो, लेकिन एक दिन मैंने आपको बताया था ना, लाइक बटन दबाना न भूलें, ताकि जो अनलाइक करने वाले हैं वो आप पे भारी पड़ने लग जाएं। तो लाइक जरूर कर देना, भूल गए हो तो जरूर करना। नंदगांव कोटा को कहते थे पहले, कोटा का प्राचीन नाम था नंदगांव, ये याद रखना। भीलवाड़ा को पहले ऊपरमाल कहते थे, क्या कहते थे, खिराड़ क्षेत्र, ऊपरमाल, भीलवाड़ा के अलग अलग नाम थे। इसके अलावा झालावाड़ का झालरापाटन क्षेत्र था, उसको ब्रजनगर कहा जाता था। एरिडोसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है, तो एरिडोसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है। अभी तक आपको मिट्टी का मैंने टॉपिक नहीं दिया, तो जल्दी दिया जाएगा, क्योंकि परिवहन, उद्योग और ये पर्यटन टॉपिक दे चुका हूं मैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो एसआईओ से रीड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एरिडोसोल्स किस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है, तो किसको कहते हैं, रेतीली मिट्टी को। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना मिट्टी और उसका वैज्ञानिक नाम। तो रेतीली मिट्टी को कहते हैं एरिडोसोल्स, रेतीली मिट्टी को एरिडोसोल्स कहते हैं। जो काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, उसको कहते हैं वर्टिसोल्स, यानी वर्टिसोल्स, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसको कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मिट्टी कहते हैं, उसको कहते हैं एल्फीसोल्स। कौन सी, एल्फीसोल्स। तो ये 3-4 मिट्टियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है, तो कौन सा क्षेत्र बाढ़ के कारण डूबने की आशंका में रहता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। पुष्कर की पहाड़ियों में, अब पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर में है, और इसके पास ही कौन सी, नाग की पहाड़ियां हैं। जब आपको पता लगेगा कि पुष्कर में नाग की पहाड़ियां हैं, वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कौन सी नदी का, लूणी नदी का। और लूणी नदी जब बालोतरा, आपको पता है बालोतरा कहां पे है, बाड़मेर में है। लूणी नदी जो बालोतरा क्षेत्र है, वहां पे मीठी खारी नदी है, और बालोतरा के पेटे से भी ऊपर से बहती है। इसलिए कहते हैं जब पुष्कर की पहाड़ी में बारिश होती है, तो बालोतरा शहर डूबने का खतरा रहता है। अब कमेंट करके आपको मुझे बताना है, बालोतरा का प्राचीन नाम था। ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया, बालोतरा का प्राचीन नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। अब आपने नाम तो सुना है कि सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ में होती है, लेकिन दूसरा ध्यान रखना, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा को ही मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बांसवाड़ा को ही मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखना। और राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा। अति आर्द्र यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है, बाणगंगा, साबी, रूपनगढ़ या रूपर। जल्दी से कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे मुझे।
बेहतरीन तरीके से लगातार कंटिन्यूज अगर जुड़े रहे आप, क्योंकि हमारी 59वीं क्लास है। 59 क्लास देखने के बाद आपको कैसा महसूस होगा ये आपको पता है। निहारिका जाट, इसके अलावा सोनिया नरवालिया, राजगोला, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप, दिया भाटी, बहुत सारे विद्यार्थी, सपना, बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार, मोनिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं। रुकुमा कुमारी है, पूजा शर्मा है, इसके अलावा रंजीत वर्मा है, लक्ष्मी है, बहुत सारे, सुमित गोदारा है, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हंसराज वर्मा, रविंदर नैन, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए कितना फायदा होगा। तो जोधपुरा सभ्यता वो साबी नदी के किनारे है। कहाँ पे? साबी नदी, जो सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से निकलती है, एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय की पीठ स्थित है। और एक और याद रखना, बाण गंगा, जिसमें विराट सभ्यता स्थित है। बनास नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? अब नदी आ गई बनास, आज जाके सारे बनास नदी के बारे में पढ़ोगे। बनास नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? बनास नदी का सूत्र याद रखना, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। और खमनोर कहाँ पे है? राजसमंद में। ये मैं आपको तस्वीर से ही दिखा देता हूं। ये देखिए, सारे आपने देख लिए होंगे। ये यहाँ देखिए, ये है राजसमंद जिला, यहां से निकलती है खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी से, यहां से राजसमंद, एक सूत्र बता देता हूं, ये सूत्र याद रखना, बनास नदी का, रांची बी अटोस, रांची भी अटोस। कितने जिले? 6 जिले, 1 2 3 4 5 है। अब देखो, रा से राजसमंद, टी से, अब यहां से ये ऐसे जाएगी, यहाँ से क्या देगी, यहाँ से देगी, यहाँ से निकली खमनोर की पहाड़ी से। और फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाएगी ये कहाँ पे? अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर होते हुए, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में, यहाँ से जो चंबल नदी आती है उसमें मिल जाती है। तो कितने जिलों से? 6 जिलों से गुजरती है। कौन सी? बनास नदी। और चंबल में रामेश्वर धाम में, वहां पे जाके संगम बनाती है सीप नदी के साथ। बेड़च नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? बेड़च नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो याद रखना, बेड़च नदी का जो उद्गम है वो होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा उदयपुर में है, वहां से है। और ये बेड़च नदी आपको पता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। अच्छा, बिजराल की पहाड़ी से एक खारी नदी है, जो ये बनास नदी में मिलती है, वो निकलती है दिवेर की पहाड़ी से। कोठारी नदी निकलती है। कौन सी? दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है। पहाड़ियां पेपर में पूछी जाती हैं। 1997-98 में पुष्कर झील की सफाई किस देश के सहयोग से की गई? 1997-98 में पुष्कर झील की सफाई किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से? कनाडा। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। क्रेटर झील है, कहते हैं धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील इसको माना जाता है। और 1911 में मैडम केरी ने यहाँ पे महिला घाट बनवाया था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। बाकी आपको पता है, पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, पुष्कर में रंगीन मेला लगता है, ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री होती है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मेले में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, विदेशी पशुओं के मामले में विदेशी है, वैसे सबसे ज्यादा विदेशी जयपुर में आते हैं। बंद बरेठा बांध, जिसकी आकृति एक जहाज के समान है, किस नदी पर बना हुआ है? बंद बरेठा बांध, जिसकी आकृति एक जहाज के समान है, जैसे इस जहाज है, किस नदी पर बना हुआ है? तो ध्यान रखना, कुकुंद नदी पर। कौन सा? कुकुंद नदी पर बना हुआ है। 1897 में इसमें राम सिंह के समय बनाया था। इसकी खासियत भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। चमना, चोखा व अडवान बांध किस जिले में है? चमना, चोखा तथा अडवान बांध किस जिले में है? चमना, चोखा, अडवान बांध किस जिले में है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा सरेरी बांध, खारी बांध, उमेद सागर बांध, उर्मिला सागर बांध, ये सारे बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो ये सभी बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। सरेरी, खारी, उर्मिला, उमेद, चमना, चोखा, अडवान, ये सारे भीलवाड़ा में है। इसके अलावा आपको पता है मेजा बांध, कौन सा बांध? मेजा बांध, किस नदी पर? कुठारी नदी पर, भीलवाड़ा में है। अगला, चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी का कोई भी नाम आ जाए पेपर में, पक्का हर एक एग्जाम में चंबल नदी से आपका क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आएगा निश्चित तौर पे। और लगातार मैं आपको करवा रहा हूं। तो चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? एक तो याद रखना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। 50-50 ये ध्यान रखना, 50-50 टोटल 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। और इसमें 193 मध्य प्रदेश को और 193 राजस्थान को मिलती है। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन पेपर में यह आ सकता है कि
जो 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है वो मध्य चंबल नदी पर कितने बांधों से होती है? तो टोटल बांध कितने बने हुए हैं? टोटल जो बांध बने हुए हैं, तो वो टोटल बांध जो बने हुए हैं वो कितने बने? 4 बांध। यहां से देखिए, एक तो ये गांधी सागर में बना हुआ है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, एक रावत बाटा में, और दो ये जवाहर सागर और कोटा बैराज ये इधर कोटा में बने हुए हैं। ठीक है, इधर यहां से इधर ये बने हुए हैं। देखिए, ये रावत बाटा और ये कोटा हो गया। यहाँ तो हो गया गांधी सागर, यहाँ हो गया राणा प्रताप सागर, यहाँ हो गया जवाहर सागर या कोटा बैराज, 4 बांध हो गए। कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई होती है। जो ये 3 बांध है ना, इन 3 बांधों से यहाँ पे क्या होती है? बिजली उत्पादित। जवाहर सागर से 99 मेगावाट, गांधी सागर से 115 मेगावाट, और ये सॉरी राणा प्रताप सागर से 115 और गांधी सागर से 172 मेगावाट। तीनों को मिलाकर होती है 386 मेगावाट, जिसमें आधा आधा हिस्सा 193 मेगावाट 193 मेगावाट राजस्थान और मध्य प्रदेश बांट लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो राजस्थान को कितनी मिलती है? 193 मेगावाट। अगला, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? और मैंने वन रिपोर्ट आपको दे दी, शायद आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली होगी। जिसने पीडीएफ खरीदी है वो पीडीएफ भी प्राप्त कर ली होगी। किसी विद्यार्थी को अगर पीडीएफ चाहिए राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो वो संपर्क कर सकता है 8094496272 पे। इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इसमें 100 रुपए पे कीजिए और आप सारे 2019, 2020, 2021 की पीडीएफ प्राप्त करें। और इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। तो उदयपुर में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है, अभी जो 16वीं वन रिपोर्ट आई थी उसके तहत। और सर्वाधिक वन भी कहाँ पे है? उदयपुर में। प्रतिशत में भी उदयपुर में है और वैसे भी उदयपुर में है। न्यूनतम वन पूछे तो न्यूनतम वन है चूरू में, सबसे कम वन कहाँ पे है? चूरू में। और प्रतिशत में सबसे कम वन है जोधपुर में। याद रखना, पेपर में सीधा ही पे पूछा जाएगा। अगला, राजस्थान का नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कल परसों ही मैंने आपको वन्य जीव अभयारण्य का टॉपिक दिया था। राजस्थान में 26 वन्य जीव अभयारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 टाइगर रिजर्व है और 5 जैविक उद्यान है, 7 मृगवन है, 5 जंतुआलय है, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। तो 26 जो वन्य जीव अभयारण्य है उनमें सबसे नवीन है बिसलपुर। बिसलपुर वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका जो उद्घाटन है, लोकार्पण है 2006 में वसुंधरा के द्वारा किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी। राजस्थान के किस जिलों में स्पाइस पार्क स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगों का मैंने टॉपिक दिया, उसमें बता दिया। साथ साथ में मैं जानकारी क्यों दे रहा हूं? ताकि जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक आ चुके हैं। तो स्पाइस पार्क, यानी स्पाइस पार्क का मतलब क्या हुआ कि मसाला पार्क। राजस्थान के 2 स्पाइस पार्क है, एक तो कहाँ पे है? कोटा में है और दूसरा जोधपुर में। पहला जोधपुर मथानिया जोधपुर में है और दूसरा अभी स्थापित हुआ था नया 2018 के अंदर। वो कौन सा है? तो कोटा के अंदर कौन सा है? 2018-19 में हुआ था, ध्यान रखना, 19 फरवरी 2019 में रामगंज के अंदर है। आनंदपुरा, भूखिया, दानी, दाबड़ी, दनोट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, खनिज में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। आनंदपुरा, भूखिया, दानी, डाबड़ी, दनोटा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब एक नाम आपको पक्का पता होगा, आनंदपुरा भूखिया जानते हो, वहां पे किसका उत्पादन है? सोना। आनंदपुरा भूखिया किसके लिए? सोने के लिए। तो आनंदपुरा भूखिया खान है कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में आनंदपुरा भूखिया खान है और वहां पे सोना निकलता है। धानी डाबड़ी कहाँ पे है? तो जो धानी डाबड़ी है ये दौसा के अंदर है, यहाँ सोना निकलता है लेकिन नाम मात्र का। और धनोटा जो है वो है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है? झुंझुनू में। तीनों खाने किसकी है? सोने की है। सरवाड़ तथा राजमहल खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एक तो सरवाड़ खान है अजमेर के अंदर, ठीक है, जिला भी याद रखना। और राजमहल है टोंक के अंदर, जहां 3 नदियों का संगम होता है। अजमेर, सरवाड़ और राजमहल टोंक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना किसके लिए? तांबड़ा। तांबड़ा एक खनिज है जिसको तांबड़े को क्या कहते हैं? गार्नेट भी कहते हैं। तांबड़े को क्या कहते हैं? गार्नेट भी कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं। रक्त यानी लाल रंग का होता है, इसलिए इसे रक्तमणि कहते हैं, गार्नेट कहते हैं, तांबड़ा कहते हैं। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा सरवाड़ और राजमहल की खान प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा हरसोट किसको कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं। सबसे ज्यादा जिप्सम है वो बीकानेर और नागौर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिप्सम पाई जाती है, जिसका स्थानीय नाम क्या है? हरसोट। और रॉक फॉस्फोट की सबसे बड़ी खान है जामर कोटड़ा, उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तो ये खीवसर नागौर के अंदर। कहाँ पे? खीवसर नागौर के अंदर राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर था, याद रखना। और राजस्थान का प्रथम सौर फ्रिज कहाँ स्थापित हुआ? यानी सौर
ऊर्जा से संचालित पहला फ्रिज, तो ये याद रखना बालेसर जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? बालेसर जोधपुर के अंदर स्थापित हुआ, याद रखना। और जो सूरतगढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर यानी विद्युत उत्पादन, कोयले से उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा संयंत्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में लगा हुआ है, और ये ठुकराना गांव में लगा हुआ है, ये भी याद रखना। और इसकी सबसे बड़ी बात, 8वीं इकाई अब शुरू हो चुकी है। टोटल इसकी 8 इकाइयां काम कर रही है, जिससे कितनी 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? राजस्थान का प्रथम है लिग्नाइट आधारित जो बिजली घर है। ये लिग्नाइट क्या चीज है? लिग्नाइट कोयला है, और कोयले के लिए मैंने बताया था बीकानेर का पलाना क्षेत्र राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट प्रकार के कोयले का उत्पादन यहाँ पे खाने हैं, ध्यान रखना। तो लिग्नाइट आधारित बिजली घर किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो जर्मनी के सहयोग से, और जर्मनी की कंपनी है KLF कंपनी, जिसने गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कुंबली बाड़मेर के अंदर स्थापित किया। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ पे है? राजस्थान में जो नोट है, नोट अपने 20 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2000 का, नोटों की स्याही, स्याही वैसे नहीं है, स्याही जो होती है वो बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर। कहाँ पे? भिवाड़ी अलवर के अंदर। और भिवाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। एक तो ये याद रखना। जो एक निमराना अलवर सबसे ज्यादा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। निमराना अलवर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क स्थित है, और इसी निमराना के कोट काशी में राजस्थान का एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा, ये याद रखना। अगला, निम्न में से कौन सी मिल सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है? निम्न में से कौन सी मिल है वो सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है? यानी कौन सी सूती वस्त्र मिल है, जो सूती वस्त्र जो उद्योग है उसकी कौन सी मिल है वो सार्वजनिक? सार्वजनिक का मतलब सरकार की। एक होती है निजी, जो किसी एक संस्था के द्वारा शुरू की जाती है। एक होती है सहकारी। सहकारी का मतलब होता है निजी और सरकारी दोनों का सहयोग होता है। तो इनमें से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है? तो देखिए, एडवर्ड्स मिल है, महालक्ष्मी मिल है, और विजयनगर कॉटन मिल्स है। ये गंगापुर कताई मिल्स नहीं है। ये गंगापुर जो कताई मिल्स है ये किस प्रकार की है? ये सहकारी क्षेत्र की है। अब कंफ्यूज मत होना। एडवर्ड्स मिल ब्यावर में है, महालक्ष्मी मिल ब्यावर में है, और श्री विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर श्री विजयनगर अजमेर के अंदर। ये तीनों ही अजमेर में, और तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की है। गंगापुर कताई मिल, और एक है राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, और एक है गंगानगर सहकारी मिल हनुमानगढ़। ये तीनों सहकारी क्षेत्र की है, याद रखना। गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है। गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना कौन सा है? तो चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कहां पे है? गडेपान कोटा में। देख लेना पेपर में सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आएगा चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में है? गडेपान कोटा में। और श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कहां पे है? श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स श्री रामनगर कोटा के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक कारखाना है। वो तो है निजी क्षेत्र का। सीधा पूछे, राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक कारखाना श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कोटा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कहां पे है? ये कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में क्या करता है? DAP नाम सुना है आपने? डाई अमोनियम फास्फेट खाद का कारखाना है यहाँ पे, ये भी याद रखना। बाड़मेर में बैलून महोत्सव किस माह में बनाया जाता है? अब महोत्सव से सुने हैं ना, बाड़मेर में दो महोत्सव आपने सुने होंगे, थार महोत्सव और बैलून महोत्सव। ये बैलून महोत्सव कब बनाया जाता है? पिछला राजस्थान पुलिस का पेपर देखा होगा, तीनों चारों पेपरों में ये पूछे थे। पतंग महोत्सव, ऊंट महोत्सव, महीने पूछते हैं इनके। तो बैलून महोत्सव जो बनाया जाता है वो अप्रैल महीने में बनाया जाता है। कब? अप्रैल महीने में, यानी चैत्र जो महीना होता है, चैत्र वैशाख, यहाँ मनाए जाते हैं लगभग। हिंदी महीने भी याद रखा करो, यहाँ से स्टार्ट होते हैं मार्च अप्रैल में, चैत्र वैशाख। बैलून महोत्सव अप्रैल महीने में बनाए जाते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी महीने में बनाया जाता है। ऊंट महोत्सव आपका जनवरी में। फरवरी में माही महोत्सव बनाया जाता है बांसवाड़ा में, माही नदी पर। शेखावटी महोत्सव बनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव बनाया जाता है। जनवरी में ऊंट महोत्सव और पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है, याद रखना। इसके अलावा मार्च अप्रैल में आपको बता दिया गणगौर महोत्सव होता है, हाथी महोत्सव होता है, कथक समारोह भी इसी महीने में आयोजित होते हैं।
राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना 1967 के अंदर, उस समय हमारे देश के, सॉरी, हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? मुख्यमंत्री तो पता ही है आपको, मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। राजस्थान में, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 30 जून 2016 तक। तो आज तक 4 ही बार लगा है। कितनी तारीख दे दे आपको? कितनी बार लगा है? 4 तक। वर्तमान में 4 ही लगे हैं, 4 बार लगे हैं। 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा और 1992 में लगा। ये चारों के चारों याद रखने, पेपर में पूछे जाते हैं। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा का जो सदस्य संख्या वो कितनी निर्धारित की थी? याद रखना, 1952 की बात कर रहे हैं, 160 निर्धारित की थी। और उसके बाद में 30 सीटें किसकी थी? धारा सभा की थी। जानते हो ना, धारा सभा अजमेर मेरवाड़ में था। अब आपसे पूछे, नई परिसीमन आयोग के अनुसार राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 200 है। कितनी है? 200। राज्य मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसको जवाब देती है? कोई भी काम करती है हर साल विधानसभा के सत्र में, किसके प्रति? राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। व्यक्तिगत पूछ ले तो वो राज्यपाल के प्रति। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है ना, उसमें अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? कितने मंत्री रख सकते हैं? जैसे अब गहलोत सरकार में चल रहा है ना, सचिन पायलट को और इनके खेमे को मंत्री नहीं बना रहे। क्या ये कारण है कि मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी इसलिए नहीं बना रही? ध्यान रखना, जितनी विधानसभा सीटें होगी, हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, उसका अगर 15% करें, 15% करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30, 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 21 मंत्री हैं। कितने हैं? 21। अभी भी 9 पड़े हैं, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बनाए जा रहे। तो 30 से ज्यादा नहीं जा सकते आप, और किसी राज्य में 12 से कम नहीं बना सकते, ये भी शर्त है। 12 से कम नहीं बना सकते, 30 से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर आपसे केंद्र में पूछे ना, तो केंद्र में कितनी मंत्री हो सकते हैं? जैसे मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे? तो लोकसभा की सीटें हैं 545। ठीक है, वर्तमान में निर्वाचित 545 होते हैं। तो 545 का 15% कर लो, लगभग 82 के आसपास बनेंगे। तो 82 से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये परिवर्तन किया गया है। तो कितने हो गए? राजस्थान में 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में सही कथन बताइए। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं क्या? राज्यपाल के बारे में आपने पढ़ा है कि कुलाधिपति होते हैं? नहीं होते। केंद्रीय विश्वविद्यालय के हमेशा कुलाधिपति राज्यपाल होंगे। यानी कौन है? जो चांसलर होंगे हमेशा राष्ट्रपति होंगे। राज्यों के होंगे वो उसमें होंगे। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद की धारणा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्यपाल है तो बार बार थोड़ी बदलेगा। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद की धारणा कर सकता है, ऐसे नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, नहीं बन सकता। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। बिल्कुल सही है। राजस्थान हर राज्य की तरफ से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक अध्यक्ष होता है, वो तो कौन है? राज्यपाल होता है। तो सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई विवेक शक्ति प्राप्त नहीं है। विवेक शक्ति तो प्राप्त है, बहुत सारी प्राप्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं, 51वें राज्यपाल है। सॉरी, क्या बता दिया मैंने, 21वें राज्यपाल है। कौन से? 21वें राज्यपाल है। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित है? अब ये याद रखने, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है? बिल्कुल है। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है? स्थगित करने की शक्ति हमेशा विधानसभा के, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसी को होती है। स्थगित कर सकता है वो 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, स्थगित उसको अधिकार है। विघटन करने का अधिकार है। विघटन करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। और सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने का अधिकार भी है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार है नहीं है। नवीन प्रोटोकॉलों के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। नवीन जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसके तहत राजस्थान के राज्यपाल को किस नाम से, किस अभिवादन से पुकारेंगे? ऑनरेबल अंग्रेजी में, और माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में कहेंगे। अब अगर राज्यपाल को पुकारेंगे ना तो क्या कहेंगे? राज्यपाल महोदय या माननीय राज्यपाल। पहले क्या कहते थे? महामहिम शब्द यूज किया जाता था, अब वो महामहिम शब्द हटा दिया। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, भी पेपर में आ चुका है, 2018 के एक एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी? वर्तमान में 200 है ना। देखो प्रथम चुनाव हुए थे 160 पे, फिर 190 पे हो गए, फिर दोबारा फिर घटे 160 से 190, फिर घटे 176 पे हुए, और फिर बढ़कर 184 हो गए, फिर 184 से 200 हो गए, अब 184 से 200 छठे में हुए थे। सन पूछ ले तो 1977-78, ये भी याद रखना। और 176 से 184 हुए थे चौथी विधानसभा में। राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय राज्यपाल कौन थे? आखिरी बार का मतलब लास्ट 1992 में लगा था। उस समय राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी। कौन थे रेड्डी? एम चन्ना रेड्डी। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? निम्न में से कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरालाल देवपुरा रहे थे, ये तो रहे थे। CS वेंकटाचारी, ये भी रहे थे, राजस्थान के दूसरे मनोनीत और गैर मुख्यमंत्री थे राजस्थानी। बरकतुल्ला खां राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। लक्ष्मण सिंह नहीं रही थी। तो ये लक्ष्मण सिंह कौन है? ये लक्ष्मण सिंह, ध्यान रखना, ये लक्ष्मण सिंह राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष थे। भैरव सिंह शेखावत के समय 1977 में बने थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जाम में आ चुका है। पिछले 2018, 19 और 20 के एग्जाम उठाओ, आपको ये लक्ष्मण सिंह क्वेश्चन मिल जाए। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताओ। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे कहते हैं? पंचायत समिति का प्रधान जो होता है, ग्राम पंचायत पर अध्यक्ष होता है सरपंच, फिर पंचायत समिति का प्रधान, और फिर जिला परिषद का जज कौन? जिला प्रमुख। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, BDO, जो प्रधान, सॉरी प्रधान, वो अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। एक पद आता है जिला कलेक्टर और एक होता है जिलाधीश। ध्यान रखना, जिला कलेक्टर को ही क्या कहते हैं? जिलाधीश कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए 50% है अपने राजस्थान में। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता हमेशा सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? देखो ये छोटी छोटी बातें अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अपने सरपंच बनता है, उप सरपंच बनता है, वार्ड पंच बनता है, सब है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, सबसे कम जानकारी है। हमारे पास राष्ट्रपति की खूब जानकारी है, लेकिन सरपंच की कोई जानकारी नहीं है। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? सरपंच चुनता कैसी है? कितनी उम्र होनी चाहिए? उसको त्याग पत्र कौन देता है? मैं मान के चलता हूं, अगर पूछे ना तो 60 से 70% विद्यार्थी फेल है इन चीजों में, क्योंकि मैंने कोचिंगों में पढ़ाया, मैंने देखा है कंडीशन क्या होती है। उन्हें पता ही नहीं है कि सरपंच को कब हटाया जाता है, सरपंच के लिए आयु कितनी होती है। सरपंच, मारो सरपंच, थारो सरपंच, वो सरपंच बन गया, वो सरपंच हट गया, हमारे सरपंच ने काम नहीं किया। पता ही नहीं है कि सरपंच को काम देता कौन है, सरपंच क्या क्या काम करवा सकता है, पता तो है नहीं है। ऐसे दौड़ में लट, हमने ऐसे नहीं किया, उसने सरपंच ने ऐसे नहीं किया, अब की बारी सरपंच को वोट देंगे। अरे जागरूक हो, पता तो चले उनके तरीके क्या है। पॉलिटिकल सत्ता का विकेंद्रीकरण तो ये ग्राम पंचायत, ये पंचायत समितियां हैं। स्थानीय सुशासन है क्या? बलवंत राय मेहता समिति ने बेचारे ने 1997 में जाके सारा काम कर दिया, त्रिस्तरीय बढ़ा दी। अब तक इतने साल हो गए पढ़ते हुए, छठी क्लास से पढ़ते आए हो आप पॉलिटिकल, और अब तक पूरा पता नहीं। कुछ एक विद्यार्थी है, महानुभाव है, बुद्धिजीवी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छा ज्ञान है उन्हें, उन्हें पता है। लेकिन कुछ एक विद्यार्थी जो नए जुड़े, उन्हें वास्तव में पता नहीं है, ये हकीकत है और ये आपको पता है, खुद को पता है। और जो देख रहे हैं वीडियो, जिनको पता नहीं है, वो खुद दिमाग में सोचते हो। तो ध्यान रखना, पंच, उप सरपंच और पंच, उप सरपंच और सरपंच है वो विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। ध्यान रखना, सरपंच और पंच है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उप सरपंच वार्ड पंचों में से चुने जाते हैं और इनकी आयु होती है 21 वर्ष आयु होती है। 21 वर्ष का आयु सरपंच बन सकता है। शपथ, इनको जब चुनाव होते हैं तो वो पीठासीन जो अधिकारी होता है ना निर्वाचन आयोग का, वो इन्हें शपथ दिलाता है। ध्यान रखना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो याद ही रखना, जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी और उन्होंने 3 स्तर बताए थे स्थानीय सुशासन के। एक तो ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान राज्य खेल 2020, ये अभी 2021 के एक एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन, जल्दी से कमेंट कर दो क्योंकि आज टाइम
खूब हो चुका है और आज हम 30 मिनट से ऊपर निकल चुके हैं। थोड़े क्वेश्चन मैंने ज्यादा डीपली नक्शे के माध्यम से बता दिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो कल जो एक तो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि बालोतरा का प्राचीन नाम क्या था। हमने जो पहले क्लास देखी थी 57 नंबर जो हमारी, सॉरी 58 नंबर जो क्लास थी, उसमें किस किसने कमेंट में जवाब दिए थे, मैं उनके जवाब बोलता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा भी जयपुर के अंदर राज्य खेल हुए थे और जल्द ही आपको बताया राज्य ग्रामीण ओलंपिक खेल भी होंगे, जिसमें शॉर्ट अभी जो कुछ गेम है वो शामिल किए गए हैं और जल्द ही होने वाले हैं। जैसे कोरोना का एकदम खत्म हो जाएगा फिर ये होंगे। तो ये जयपुर के अंदर आयोजित सबसे ज्यादा पदक भी जयपुर ने जीते थे। दोस्तों पहले लाइक कर दो। उसके बाद में ममता यादव जी ने कहा कि 45 क्वेश्चन मेरे से भी, बहुत ही अच्छी बात है। पुखरात मनाव जी, मैंने क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री कौन है, बीडी कल्ला यानी बुलाकी दास कल्ला। ओम प्रकाश बेरवा 48 क्वेश्चन सही है। एम के नागर, चांद बावड़ी कौन से जिले में है, सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, अबानेरी दौसा में। प्रेमी सैनी बीडी कला, गुर्जर चेना जी, कमलेश सैनी सुपर, अनवर खान सर कैरी ऑन, बस आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, बस लगातार 9 बजे क्लास मिलेगी। राज गोला जी, सर हुन हुंकार तोप शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में रखे हुए आपने शेरगढ़ भारत है। हाँ सही है, देख लेना, मैंने पहले पीछे बता दिया क्योंकि कई बार क्या है बोलते बोलते मिस्टेक हो जाती है। तो हुन हुंकार तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में रखी हुई है। बिल्कुल राजगोला जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। माधु राम जी, सर टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया करो प्लीज। मैं इनकी पीडीएफ नहीं दे सकता क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनके आंसर लगा पाऊँ। हाँ ठीक है, सीधी आपके लिए सीधी दे सकता हूं मैं, दोबारा आप उसका टेस्ट कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा संतोष कुमार बेवरा, सर सारे वीडियो के थंबनेल पे टॉपिक भी लिख दीजिए। नहीं, ये सिर्फ टेस्ट है, इसमें मिक्स आते रहेंगे। वासुदेव सैनी, इसके अलावा नहीं सर आप वीडियो बनाना मत करना, नहीं वीडियो बनाएंगे लगातार, आप सबकी दुआ आशीर्वाद सपोर्ट सब है। सालू स्वामी, वेरी नाइस, थैंक यू। लीना भाटिया, सर क्रिएटिव बस जगह होते हैं, वेरी गुड। गीता कोटवाणी, सर प्लीज लोक देवता और देवियों पर भी एमसीक्यू लिए। बिल्कुल गीता कोटवाणी जी, वीडियो बनाए हुए आप प्ले लिस्ट में जाइए तो सही, एक बार राजस्थान की कला संस्कृति प्ले लिस्ट खंगालिए तो सही। शकुंतला देवी, सर कॉलेज लेक्चरर के बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। शकुंतला देवी नाइस क्लास, थैंक यू। राकेश कुमार, सर जी राजस्थान का जीके कोई आपसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, बस ये तो विडंबना है, कोशिश हमारी जारी है। आप सबकी सपोर्ट मैं तो सबसे बड़ी मानता हूँ। राज गोला जी, बीडी कला आपने जवाब दिया। राकेश कुमार, बीडी कला वेरी गुड, बुलाकी दास कला इनका नाम। मोहम्मद असलम, नाइस, थैंक यू। रामराज मिरोठा, राम राम जी। पूजा शर्मा बीडी कला और सोनिया नरवालिया। इसके अलावा बलविंदर शर्मा, जीएन आपको भी जीएन। राकेश कुमार, कल कौन से टॉपिक पर क्लास होगी? बिल्कुल अब मैं टॉपिक नहीं दूंगा, अभी टॉपिक दूंगा तो मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा, आप पूरी क्लास देखा करो। लक्ष्य कसवा 48 क्वेश्चन सही, बहुत अच्छे। युवराज मीणा, जय हिंद। रविंदर नैन 38 क्वेश्चन सही, वेरी गुड। सुनील कालवा, गुड इवनिंग आपको भी। राजगोला, शुभ संध्या। हंसराज वर्मा, हेलो आपको भी गुड मॉर्निंग। और राकेश कुमार, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है, वेरी गुड राकेश कुमार। आज का टॉपिक तो टॉपिक नहीं है, मैं 3-4 दिन आपको सीधे दूंगा, अगर टॉपिक जिस दिन देता हूँ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये सभी विद्यार्थी, इसके अलावा जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जितने भी हैं, सोनिया नरवालिया, नेहा घेदर, दिया भाटी, हंसराज वर्मा, रविंदर नैन, पूजा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, मनीषा अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, काव्या जोहड़, जितने भी विद्यार्थी है, इसके अलावा पीहू सेठी है, राम प्रसाद जी, मीणा जी है, कुछ एक विद्यार्थी, क्योंकि एक वीडियो बनाना होता है उस समय याद नहीं रहता कि किसके नाम लेने, जब ऑफलाइन ऑफलाइन आप कमेंट करते हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसके कमेंट है, तो वहां से पता चल जाता है। जैसे राकेश कुमार सुतार, इसके अलावा भी प्रवीण पूनिया, कुछ विद्यार्थी हैं जो लगातार मुझे कमेंट करते हैं अच्छे तरीके से, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे गिराज प्रसाद बेरवा, नीलिमा आर्या, सुमनदीप कौर, शायद सुमनदीप कौर ऑफलाइन नहीं करते तो पता नहीं चलता। बाबूलाल सेन जी भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपकी सपोर्ट है। अमर, सुनील, नीलिमा आर्या, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोज 9 बजे और सुबह 7 बजे की क्लास के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।